हेलो बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय का अर्थ बताइए और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बैठाना। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि आप क्रिकेट का मैच देखते हो, तो क्रिकेट के मैच में एक बच्चा जो बैट्समैन है और एक नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। अगर इसमें हमारे बैच में गर्ल्स भी हैं तो उनको शायद हो सकता है क्रिकेट का मैच में इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कभी ना कभी आपने थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा कि एक बंदा जो बल्लेबाजी कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, और एक बंदा जो रनिंग एंड पर होता है। तो जब बैट्समैन शॉट मारता है उसके बाद रन लेने के लिए भागता है, तो दूसरा वाला बंदा भी भाग रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर एक बंदे ने, बैट्समैन ने शॉट मारा, उसके बाद उसने 3 रन भाग करके लिए, या मान लीजिए 2 रन भाग करके लिए, तो जब 2 रन भागता है तो किसके खाते में जुड़ते हैं, किसके रन बनते हैं? वो जिस बैट्समैन ने शॉट मारा तो उसके। तो उसका भागना तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरा बंदा भी भागता है, और दूसरा वाला बंदा भागता है, लेकिन उस दूसरे वाले बंदे को पता है कि भैया मेरे भागने के बावजूद मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, मेरे भागने के बावजूद मेरे को तो रन मिलेंगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो भागता है। किसके लिए भाग रहा है? दूसरे वाले बंदे के रन भी बने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीम के रन बनेंगे। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? मतलब कहने का मेरा ये है कि जब बैट्समैन ने शॉट मारा, तो जब वो 2 रन के लिए भागा तो 2 रन बैट्समैन को मिले, लेकिन जो दूसरे एंड में जो बंदा है वो भाग रहा है, उसके रन नहीं बन रहे, उसके रन नहीं मिल रहे, उसके बावजूद भी वो भागेगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि भैया मेरे रन नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं शॉट मारूंगा तो तब भी सामने वाला बंदा भी भागेगा। एक तो आपस में सेल्फिशनेस होने के बावजूद भी एक को पता है कि अगर मैं भाग रहा हूँ तो आज, तो जब मैं अगली बॉल पर जब मैं शॉट मारूंगा तो ये भी भागेगा, और उन दोनों अवस्थाओं में हमारी टीम के रन बनेंगे। तो यहाँ पर सेल्फिशनेस को छोड़ करके टीम भावना के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब इस प्रकार का हम एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कि इस चीज़ को समझते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर है, इसी चीज़ को कहते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना। क्लियर? मतलब कि चाहे उसमें मेरा लालच ना भी हो, चाहे इसमें मेरा फ़ायदा ना भी हो, तब भी मुझे टीम के बारे में सोचना है। टीम चाहे कंपनी की बात हो, तो चाहे फैक्ट्री की बात हो, चाहे कहीं पर भी आप देखो, जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी टीम को तो बेनिफिट मिल रहा है। तो इस चीज़ को जब हम कहते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो एग्जाम्पल से अगर क्लियर हो गया तो इसी को आगे पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये पूरी का पूरा प्रोसेस क्या है, जिसमें एक संगठन में की जाने वाली समस्त क्रियाओं में तालमेल स्थापित किया जाता है, जिसमें जिसके फलस्वरूप संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। मतलब एक संगठन में जितनी भी काम हो रहे हैं उसमें आपस में तालमेल बैठाया जाता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, जब तक परचेज वाला सही टाइम पर काम करके नहीं ले करके आएगा, ठीक है भाई, परचेज वाला सोचेगा मुझको क्या टेंशन, जब मैं लाऊंगा मैं ले आऊँगा माल, लेकिन नहीं, उसको लाना पड़ेगा टाइम से माल खरीद करके, और अच्छी क्वालिटी का माल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी का माल टाइम से नहीं लेकर के आएगा तो माल नहीं बन पाएगा। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला पूरी तरह से डिपेंडेंट है उसके ऊपर, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सेल नहीं हो सकती, सेल जब तक नहीं होगी तब तक डेटर से पैसे प्राप्त नहीं होंगे, और जब तक डेटर से पैसे प्राप्त नहीं होंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, तो माल खरीदेंगे कैसे? और जब तक ये चारों पांचों काम नहीं होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला बंदा बैठा रहेगा, मार्केटिंग वाला बंदा बैठा रहेगा। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी क्रियाएं, संगठन में की जाने वाली समस्त क्रियाएं आपस में क्या है? तालमेल होना चाहिए। परचेज वाला कहेगा भैया मुझ पर क्यों बोल रहे हो, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे पे पैसे नहीं है। पैसे वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोला भाई तूने पैसे क्यों नहीं दिए, तो वो कहेगा भैया माल ही नहीं बिका था, डेटर से पैसा जब तक नहीं आएगा मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। और डेटर वाले के पास हमने पूछा कि भाई कलेक्ट क्यों नहीं हुआ, वो कह रहा माल ही नहीं बिका, मेरा ऑर्डर नहीं बन पाया। ऑर्डर के लिए पूछा तो ऑर्डर कौन पूरा करवाएगा? सेल डिपार्टमेंट वाला। सेल वाला कहेगा कि भाई मैं माल ही नहीं आया मेरे पास। माल क्यों नहीं आया? क्योंकि माल बना नहीं। माल वाले के पास गए, वो कहता जी मैंने खरीदा नहीं था, इस वजह से माल नहीं बन पाया, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट वाले ने माल नहीं दिया। तो जहाँ से चालू हुए तो वहीं की वहीं आकर के हम खड़े हो गए। तो ये चीज़ ना हो, ये इस प्रकार की स्थिति ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में एकजुट होने चाहिए। ये मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मतलब पूरी की पूरी एक संस्था है, काम बेशक चाहे अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे कामों में आपस में तालमेल होना चाहिए। तो जब तालमेल बनेगा इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? समन्वय। तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक संगठन के अंतर्गत की जाने वाली सारी क्रियाएं आपस में तालमेल स्थापित करती हैं, जिसकी वजह से संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो समन्वय का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी विशेषताएं मैंने खाली पॉइंट लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखनी है बुक से।
समन्वय क्या करता है, इसकी मुख्य बातें क्या है? समन्वय क्या करता है? सामूहिक प्रयासों में तालमेल बनाता है। सामूहिक प्रयास, सामूहिक प्रयास का मतलब यहाँ पर यह है कि अलग अलग लोग काम कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर, सबकी काम करने का ढंग अलग है और काम जो कर रहे हैं वो भी अलग अलग प्रकार का है। कोई परचेस का काम कर रहा है, कोई सेल का काम कर रहा है, ठीक है, और कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो सभी के प्रयासों में अगर तालमेल बनाना है तो वो कौन करता है? समन्वय करता है। सामूहिक प्रयास, समूह के अंदर जो लोग हैं उनके जो प्रयास हैं, तो सामूहिक प्रयासों के अंदर तालमेल बनाते हैं। और इसी से सेकंड पॉइंट बनता है, सामूहिक प्रयासों में एकता बनाता है। तालमेल बनेगा तभी एकता बनेगी, और एकता बनेगी तभी हमारा क्या नाम है, काम निकल करके सामने आएगा। तो जब सामूहिक प्रयास है उनमें तालमेल बनता है। इसी वजह से सामूहिक प्रयास जो है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सभी के प्रयासों में एकता बनती है। कि चाहे परचेज डिपार्टमेंट है, उसका टारगेट भी क्या है कि संस्था मेरी बढ़े आगे, ताकि मैं सही समय पर काम दूंगा, माल खरीद के ला के दूंगा तो प्रोडक्शन वाले को दूंगा तो प्रोडक्शन टाइम से हो पाएगा। प्रोडक्शन वाला भी सोचेगा भैया मैं अगर सही टाइम पे प्रोडक्शन करके दूंगा तो सेल वाले को दूंगा तो सेल वाला अच्छी तरह से माल बेच पाएगा। सेल वाला सोचेगा भैया मैं माल बेचूंगा तभी डेटर से कलेक्शन हो पाएगी, और आपस में तालमेल बनेगा। इसी वजह से हमारी संस्था को जो लाभ पहुंचेगा। तो ये समन्वय ही है जो अलग अलग प्रयासों में तालमेल बनाता है, और यह समन्वय ही है जो अलग अलग प्रयासों में एकता स्थापित करता है। और ये केवल 1 साल या 1 दिन या 4 दिन या 10 साल चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समन्वय हर रोज होना चाहिए और ये लगातार चलता रहता है। कभी ये नहीं कि बस एक बार काम किया और ख़त्म, अगली बार भी तो हमें काम की जरूरत पड़ेगी और अगली बार भी हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। तो तालमेल हमेशा होना चाहिए। क्लियर? ये सर्वव्यापक कार्य है। यहाँ तक कि तुम लोग भी जो हो, जो पढ़ते हो, तो तुम्हारे को भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे मदर फादर, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे सिस्टर तुम्हारे कामों के अंदर अगर सहयोग ना दे, तुम उनके कामों में सहयोग ना दो, तो काम बन ही नहीं पाएगा, रोज़ की रोज़ लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। तो तुम्हारे लेवल पर भी समन्वय है, तुम लोग जो खेलते हो वहाँ पर भी समन्वय है। सब खेलने का तो मैंने एग्जाम्पल बताया ही है। और जो पढ़ रहे हो उसमें भी समन्वय है, कहीं जॉब करने जाओगे वहाँ पर भी समन्वय है, हमारी जो फैक्ट्री चलती है वहाँ पर भी समन्वय है, स्कूल के अंदर भी समन्वय है। अगर सारे टीचर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम ना करें तो एक ही टीचर पढ़ाता रह जाएगा, बाकी टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं। तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो इसलिए आपस में समन्वय होना चाहिए कि ये टीचर इस टाइम पर आकर काम करेगा, ये टीचर इस टाइम पर आकर के काम करेगा मतलब पढ़ाएगा, और ये टीचर इस टाइम पर आकर के पढ़ाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है? टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के हिसाब से सभी बच्चे पढ़ते हैं। खेलने का समय भी मिलता है, पढ़ने का समय भी मिलता है, रेमेडियल का समय भी मिलता है, खाने का समय भी मिलता है, सोने का समय भी मिलता है, घर वालों से बात करने का समय भी मिलता है। तो ये क्या है? समन्वय हर जगह है, यूनिवर्सली इसको देखा जाता है। तो ये सर्वव्यापक कार्य है, और ये केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य नहीं है, ये निम्न स्तरीय वाले प्रबंधकों का भी कार्य है। कि निम्न स्तरीय जो प्रबंधक हैं वो श्रमिकों के साथ भी समन्वय रखते हैं और मध्य स्तरीय वालों के साथ भी रखते हैं। जो मध्य स्तरीय वाले हैं वो निम्न स्तरीय के साथ भी रखते हैं और उच्च स्तरीय वालों के साथ भी रखते हैं। एक उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय वालों के साथ भी समन्वय रखता है और अपने मालिकों के साथ भी, जो फैक्ट्री के रियल में मालिक है, शेयर होल्डर है, उनके साथ भी समन्वय रखता है। तो समन्वय हर जगह है और सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। और ये अचानक होने वाला या मतलब ऐसे ही होने वाला काम नहीं है, ये जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है। जैसे अगर आप लोग हो अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बना के रखते हो तो ये जानबूझ के किया जाता है, तुक्के में नहीं होता, ये एक दिन का काम नहीं है, ये जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी मतलब जो भावना अच्छी होगी, तभी हम समन्वय करेंगे। अगर हम अपनी संस्था का हित चाहेंगे तभी हम समन्वय स्थापित करेंगे, अदरवाइज काम बेकार करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्रिकेट का एग्जाम्पल बताया, अगर नॉन स्ट्राइकर एंड वाला उसकी इंटेंशन नहीं होगी कि मेरे जो साथी है उसके रन बने, ठीक है, तो वो जानबूझ के उसको रन आउट ही करा देगा। तो जानबूझ के अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है तभी उसका साथ समन्वय रखेगा, अदरवाइज संस्था चाहे भाड़ में जाए और चाहे मेरा साथी भी रन आउट हो जाए, मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो समन्वय की विशेषता क्या है? ये जानबूझ के किया जाने वाला कार्य है। और ध्यान रखिएगा, अगर समन्वय होगा तभी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से संस्था को लाभ पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, समन्वय के महत्व को समझाइए। अब समन्वय की विशेषता हमने पढ़ी तो उससे क्लियर भी हो गया कि समन्वय कितना ज़रूरी काम है। अगर समन्वय नहीं होगा तो संस्था चल ही नहीं सकती आगे, ये बात आप मान करके चलिए। तो इसमें 4 पॉइंट लिखे मैंने, बुक से ही लिखे हैं ऑफकोर्स, तो आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको इसकी डिटेल भी मिलेगी। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो समन्वय की ज़रूरत क्यों है, तथ्य द्वारा समझाइए, समन्वय के महत्व को समझाइए। तो सबसे पहला पॉइंट है,
संगठन के आकार में वृद्धि होने के कारण समन्वय होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अगर एक फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री मान लीजिए और वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, मालिक है और मालिक ने एक व्यक्ति को लगा रखा है, भाई तू ही मशीन चला और बस जितना ही माल बने चाहे कम बने तू ही बना के ले, तो वहाँ पे समन्वय की आवश्यकता नहीं है। समन्वय की आवश्यकता पड़ती ही कब है, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हो। आपस में तालमेल कब होगा, तालमेल हमेशा कम से कम 2 लोगों में तो होगा। तो समन्वय का मतलब क्या है कि समन्वय एक से ज़्यादा व्यक्तियों के होने पर होता है, ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे आजकल फैक्ट्रियों का आकार बढ़ रहा है, संगठन का आकार बढ़ रहा है, अगर पहले फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे थे तो उनके बीच में समन्वय स्थापित होना चाहिए था, लेकिन अगर 10 की जगह 10,000 लोग काम कर रहे हैं किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर, तो वहाँ तो समन्वय की आप खुद ही सोच सकते हो कि कितनी ज़रूरत होगी। तो समन्वय एक ऐसा कार्य है जो कि संगठन के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ आवश्यकता इसकी बढ़ती चली जाती है। जितने कम लोग होंगे वहाँ पे समन्वय की आवश्यकता कम होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ समन्वय की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो इसलिए समन्वय होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कार्यों में विभेदीकरण होना। ये दोनों तीनों पॉइंट एक जैसे मिलते जुलते ही हैं। कार्यों में विभेद होना, विभेद का मतलब अंतर होना। तो भी परचेज डिपार्टमेंट का जो काम है वो अलग काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले का काम अलग है। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ काम करने का जो नेचर है वो अलग है। परचेज करने वाला माल खरीद के लेके आएगा, लेकिन प्रोडक्शन वाला उस माल से माल बनाएगा। सेल वाला मार्केटिंग का काम करेगा, वो माल बेच करके आएगा। अकाउंट्स वाला अकाउंट्स बस खाली किताबों में लगा रहेगा, खाली बस खाते बनाता रहेगा, अकाउंट बनाता रहेगा। तो कोई काम कम या ज़्यादा नहीं है, सबके काम की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सारे के सारे काम अलग अलग हैं, कार्यों में विभेद है। तो विभेद होने की वजह से हर कोई बंदा समझता है कि मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी के कामों में एकजुटता लेकर के आना कि भाई तुम चाहे जितने मर्जी का अलग काम कर रहे हो, लेकिन कर तो संस्था के लिए रहे हो। तो आपस में तुम्हारा एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे के साथ तालमेल होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ परचेज डिपार्टमेंट वाला हमेशा प्रोडक्शन वाले को रुलाता रहेगा, प्रोडक्शन वाला सेल वाले को रुलाता रहेगा, सेल वाला फाइनेंस वाले को रुलाता रहेगा, और फाइनेंस वाला फिर लास्ट में परचेज वाले को रुलाएगा। तो आपस में सभी रोते रहेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपस में सबके बीच में समन्वय हो। तो समन्वय बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपस में रोज़ के रोज़ लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। नेक्स्ट है संस्था के लोगों में कार्यों में विशिष्टीकरण होना। वही सेम सेकंड वाला पॉइंट कि जब परचेज वाले को पता है कि मुझे प्रोडक्शन करना तो नहीं आता, लेकिन मुझे परचेज के अंदर पूरी तरह से मेरा स्पेशलाइजेशन है। जब परचेज वाला केवल परचेज का ही काम करेगा तो धीरे धीरे अपने काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। विशिष्टीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन, विशिष्ट हो जाना। जब संस्था के लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो अपने अपने काम में बार बार करने की वजह से, उसी काम को बार बार करने की वजह से अपने कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं। और भैया जब स्पेशलाइज्ड लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सारे के सारे स्पेशलाइज्ड हैं। एक मिस्त्री है उसको पता है भी मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, एक जो सिलाई कढ़ाई वाला व्यक्ति है उसको पता है मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, एक दर्जी है उसको पता है मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। तो हर एक व्यक्ति जब अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है तो ऐसे स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों को आपस में तालमेल में रखना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं की भावना आ जाती है, घमंड की भावना आ जाती है। तो ऐसे लोगों का आपस में तालमेल में तभी बैठाया जा सकता है जब सबके बीच में समन्वय हो। तो समन्वय की आवश्यकता इस पॉइंट से भी निकल करके आती है। जब सारे स्पेशलाइज्ड हैं तो ऐसे में किसी को हम कम नहीं बोल सकते, सारे ही ज़्यादा हैं, सारे ही अबव एवरेज हैं। तो ऐसे में सबको एक मोती के रूप में, एक माला के रूप में रखना, माला के रूप में पिरोना वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे प्रबंधकों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये बात मैंने यहाँ पे बताया कि विभिन्न प्रक्रियाएं एक दूसरे के ऊपर जितनी आश्रित होंगी, समन्वय का महत्व उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, अगर सबके काम की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और एक के काम का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा तो समन्वय की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन परचेज का इफेक्ट सेल पर जरूर पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच में प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन का इफेक्ट फाइनेंस पे जरूर पड़ेगा क्योंकि बीच में सेल भी है, और सेल का इफेक्ट परचेज पे जरूर पड़ेगा क्योंकि बीच में फाइनेंस भी है। भाई सेल वाला अगर माल बना करके नहीं, मतलब बेच करके नहीं देगा तो फाइनेंस वाले के पास पैसे कहाँ से आएंगे, और जब फाइनेंस वाला पैसे नहीं देगा तो परचेज वाले के पास माल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो आपस में जब सभी क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तभी वहाँ पर समन्वय की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उतना ही ज़्यादा होगी। तो समन्वय का महत्व भी आपको समझ में आया होगा। मेरे लेक्चर को देखने के बाद आप ये दोनों क्वेश्चन बुक से ज़रूर पढ़िएगा। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा।